size. The cells and their organelles are measured by fraction of a millimeter. सेल की जो अब सेल की साइज़ के बारे में पढ़ेंगे. जो सेल्स होती हैं और सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में मेज़र किए जाते हैं, मतलब उसको किस में मापा जाता है, मिलीमीटर के फ्रैक्शन में, मतलब मिलीमीटर से भी छोटी यूनिट में, है ना. 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर इज़ कॉल्ड अ माइक्रोन और माइक्रोमीटर, है ना. इस ये जो साइन है ये वाला, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू, और ये मीटर, या फिर माइक्रोन भी कह सकते हैं या माइक्रोमीटर कह सकते हैं. ओके. 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर्स, मतलब वही 1000th. ओके. बहुत सारी सेल्स जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, अधिकतर सेल्स, है ना, जिन्हें क्या हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो साइज़ में बहुत छोटी होती है. ओके. सो उसके लिए क्या होता है, उन्हें एनलार्ज करने की ज़रूरत होती है या फिर मैग्नीफाइड करने की ज़रूरत होती है, मतलब उसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. द साइज ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स टू ऑफ बैक्टीरिया. अभी जो सेल्स होती हैं ये, इनकी साइज़ कैसी होती है, बहुत छोटी सी लेके बहुत बड़ी तक. जैसे बैक्टीरिया हुआ, उसकी सेल साइज़ क्या है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर से लेके जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग होता है, उसकी सेल, ऑस्ट्रिच बहुत सबसे बड़ा बर्ड है ना, तो उसका जो अंडा होता है, उसका जो एग होता है वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा होता है वो. जितने भी ये एग देते हैं ना उनमें सबसे बड़ा एग होता है उसका, तो वो कितना होता है, 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, है ना, इतना बड़ा होता है. तो इतनी छोटी से इतनी बड़ी तक वो सेल्स होती हैं और हो सकती हैं. इन आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल हैं जो हमारे ब्लड में होती है वो 7 माइक्रोमीटर्स की होती हैं, है ना. आर द स्मॉलेस्ट, ये मतलब सबसे छोटी. और नर्व सेल जो होती है वो अबाउट 100 सेंटीमीटर होती है. अब यहाँ सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है. माइक्रोमीटर के बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, तो नर्व सेल जो होती है वो सेंटीमीटर तक में आ जाती है ना. आर द लार्जेस्ट सेल्स. द एल्गी, द एल्गा एसिटाबुलेरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसमें क्या है, ये सिंगल सेल होता है. यूनिसेलुलर मतलब जहाँ यूनिसेलुलर नाम आया मतलब वो सिंगल सेल है. उसकी कितनी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर, है ना. द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विथ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब सेल की साइज़ का किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है. अब चाहे वो कितना ही बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर इतना बड़ा है ऑर्गेनिज्म तो उसकी सेल भी उतनी बड़ी होगी, नो. द सेल्स ऑफ वेरी बिग एनिमल, एलिफेंट एग्जाम्पल के लिए, इज़ नॉट बिगर देन द सेल ऑफ स्मॉल एनिमल लाइक रैट, है ना. एनिमल की जो सेल है, एनिमल बहुत बड़ा एनिमल वो है, सॉरी एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी भी सेल किसके बराबर हो, रैट के जैसे, मतलब चूहे की जितनी उसकी भी सेल बराबर हो, नो. द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. साइज़ किस पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे, कि वो क्या काम करती है. फॉर एग्जांपल जैसे नर्व सेल हुई, बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग, है ना, इन दोनों की नर्व सेल लॉन्ग होती है, एंड ब्रांच्ड विथ परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस. पार्ट्स ऑफ द सेल, अब सेल के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना. तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. मेम्ब्रेन मतलब पतली सी झिल्ली होती है, एकदम बहुत पतली सी. जैसे कि आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग की जो फिंगर्स होती हैं, है ना, फिंगर्स जो रहती है उसके बीच में नहीं एक बहुत ट्रांसलूसेंट सी दिखती है जो स्किन, वो उसे मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ेंगे. हर सेल बाउंड होती है एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन से, है ना, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. इसके फंक्शन क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ पोरस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी पोरस होती है, मतलब थोड़े थोड़े उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उसमें थोड़े थोड़े से, एंड अलाउज टू एंट्री एंड एग्जिट ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस. तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये
कोई भी सिलेक्टेड सब्सटेंस जो रहते हैं ना, उनके एग्जिट और एंट्री करने के लिए ये परमिशन देती है, मतलब उसको अलाउ करती है। Thus it is called selectively permeable membrane। सेकेंड फंक्शन जो है, इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल। ये क्या करती है, सेल को आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करती है और सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम अनादर, है ना, मतलब एक को दूसरे से सेपरेट करती है, एक सेल को दूसरी सेल से, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, और ये सेल को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है। इन एडिशन द प्लांट सेल एंड द बैक्टीरियल सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है या फिर प्लांट सेल में होता है ना, सेल वॉल। द सेल वॉल इन प्लांट सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर। जब जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट, टेम्परेचर वेरिएशन या हाई विंड स्पीड या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक थिक और जेली जैसा फ्लूइड होता है सेल बाउंड के अंदर बाय अ सेल मेम्ब्रेन। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस बनाता है ना, मतलब उसी के बीच में रहता है, फ्लूइड रहता है थोड़ा लिक्विड जैसा। ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो सब कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडी सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ छोटी छोटी होती हैं। ये दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। न्यूक्लियस लार्ज और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट रहता है। आफ्टर स्टेनिंग, जब स्टेनिंग की जाती है ना इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप से, तो ये इजीली देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, मतलब डाई वाई किया जाता है तो वो इजीली दिखाई दे जाता है, क्योंकि सेल क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ना, और कलरलेस होती है, इसलिए इसे स्टेनिंग के बाद इजीली देखा जा सकता है। एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। ये देखना है, ये दो डायग्राम है दोनों सेल के, ये वाला जो है ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, ये न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है इसके, बट जो प्लांट सेल है उसमें ये वैक्यूल के कारण ये बहुत बड़ा होता है, तो इसके कारण ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा बाहर की साइड में होता है, जहाँ ये इसकी वॉल होती है बाउंड्री साइड में, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, है ना। तो क्रोमोसोम इसमें इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, किससे, मतलब अलग हो जाता है साइटोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग हो जाता है, किसके थ्रू, बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अ डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एक डेंस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस ये एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आरएनए में रिच होती है, मतलब आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, उससे ही भरा होता है आरएनए से पूरा। क्रोमोसोम, सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं जो कि
क्या बनाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए सुना होगा ना, डीएनए आरएनए आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के डिवाइडिंग में, न्यूक्लियस को जब डिवाइड करते हैं या डिवाइड होता है, दिस क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन्स एंड फॉर्म क्रोमोसोम, तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम बनते हैं। ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल, अब इसके दौरान क्या होता है, मतलब इसी के दौरान ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये इसे हम देख पाते हैं डिवाइडिंग सेल्स में। दिस क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, अब इन क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, है ना। जीन क्या होती है, जीन एक यूनिट होती है जो कि इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीन्स इनहेरिटेंस यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जीन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को पास करने में पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग को, मतलब एक पेरेंट से उसके चाइल्ड तक जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, किसके थ्रू, इन क्रोमोसोम के थ्रू, क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अ चाइल्ड रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम द मदर, अब एक बच्चे के अंदर एक कॉपी जीन्स की किससे मिलती है, किससे आती है, किससे रिसीव करता है वो, उसकी मदर से, और अनदर कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम द फादर। ओके, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, न्यूक्लियस जो है वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल्स की, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे किसी पर्सन की ब्राउन आइज़ है तो उसके सन या डॉटर की भी ब्राउन आइज़ हो सकती है ना। अगर किसी वुमेन के कर्ली हेयर है तो उसके सन या डॉटर में से किसी भी एक के या दोनों की भी हो सकता है कि कर्ली हेयर हो, है ना। जब हाउ एवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि पेरेंट्स के जीन्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है ना, उसका रिजल्ट भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। अब अभी हमने आगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, वो वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स और सेंट्रोसोम, है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।